एपिसोड 23-25। अर्जुन का हाव भाव ठंडा था, उसकी आवाज में खौफनाक हरकतें थीं। उसके सख्त रूप के साथ साथ उसके शरीर से भी हत्या का प्रबल इरादा झलक रहा था। जैद दंग रह गई। वह सोचकर उससे कुछ कदम पीछे हट गई। यह इस बदमाश की आभा मेरे सर से ज्यादा शक्तिशाली थी। और यह सिर्फ थोड़ी सी नहीं थी। यह इतनी भारी थी कि उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। आखिर वह कौन था? जल्दी से खुद को संभालते हुए जैद की आंखें ठंडी हो गईं। और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। बहन अनामिका, तुम्हारा ये बदमाश बिल्कुल नए स्तर पर घमंडी है। क्या उसे नहीं पता कि यह मेरे बॉस का एरिया है? अनामिका मुस्कुराई। तुम्हारे बॉस? तो क्या मिस्टर कपूर सिर्फ एक वाक्य से इस ब्लू स्टार क्लब को बर्बाद कर सकते हैं? अगर तुम्हारे बॉस आज यहाँ होता तो एक बार जब उसे अर्जुन की पहचान का पता चलता तो उसे मी कपूर के सामने झुकना पड़ता और उनसे माफी मांगनी पड़ती। जैद, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं। अगर तुम खुद को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती तो अभी आगे बढ़ो, वरना भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। अनामिका का भी धैर्य खत्म होता जा रहा था, क्योंकि वह साफ तौर पर महसूस कर सकती थी कि अर्जुन की ठंडी आभा घनी होती जा रही है। अनामिका, जो अपनी शान शौकत और परिपक्व व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी, शराब की काउंटर पर पहुंची, शराब की एक बोतल उठाई और गिरोह के एक सदस्य के सिर पर दे मारी जो क्लब की देखभाल के लिए वहां आया हुआ था। खून तुरंत ही हर जगह फैल गया। वह आदमी अपने सिर को पकड़े हुए था, जो खून से लथपथ था, और फर्श पर गिरकर चीखने लगा। अनामिका, तुमने हद पार कर दी है। ये जगह हमारे बॉस की है, तुम्हारे नहीं। जैद के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वह भड़क उठी। मैं तुमसे एक बार फिर पूछूंगी, कमरा कहाँ है? अनामिका ने टूटी बोतल जैद की ओर तान दी। कांच के नुकीले किनारे सीधे जैद के गोरे और नाजुक चेहरे के सामने थे। इससे जैद डर गई। उसने अनामिका को कभी इतना परेशान नहीं देखा था। यह मेरे बॉस का क्षेत्र था, फिर भी ये ऐसे लड़ रही है। बहन जैद, एक पल में गिरोह के सदस्यों का एक समूह जो क्लब की देखभाल करने के लिए यहाँ था, अर्जुन और अनामिका दोनों को घेरकर बाहर निकल आया। वे सभी अपने हाथों में कुछ पकड़े हुए थे, उन दोनों पर हमला करने के लिए तैयार थे। प्रत्येक सदस्य की आंखों में एक क्रूर भाव था, जो अनामिका और अर्जुन दोनों को उसी पल फाड़ देना चाहता था। स्थिति खतरनाक थी, क्योंकि वातावरण में तापमान गिर गया था। हालांकि अर्जुन, जो बदमाशों से घिरा हुआ था, उदासीन रहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, और उसकी गहरी आंखें धधकती आग से भरी हुई थीं। अनामिका, जो 8 साल से थियो का अनुसरण कर रही थी, उसने ऐसी बहुत सी परिस्थितियां देखी थीं। वह इससे ज्यादा शांत नहीं हो सकती थी। क्या हुआ? क्या तुम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं, अनामिका, संख्याओं के खिलाफ नहीं जीत सकती? या तुम सब मिस्टर कपूर के शब्दों को भूल गए हो? ये सुनकर जैद स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर क्रोध और भय का मिश्रण था। क्यों? जब से मिस्टर कपूर अपने पद पर आए थे, उन्होंने कहा था कि जो कोई भी उसके आदमियों को छूता है, उसका मतलब थियो को ही अपमानित करना है, चाहे वे कोई भी हों। मिस्टर कपूर उनके पूरे परिवार को नष्ट कर देगा। वह इतना दबंग और क्रूर था। इसलिए जैद और गिरोह के सदस्य झिझकते हुए उलझन में दिख रहे थे। ये मिस कपूर वास्तव में कौन था? वह भूमिगत जगत का राजा था। हालांकि हाल के वर्षों में उसने अपना ध्यान अपने कानूनी व्यवसाय को बढ़ाने पर केंद्रित करते हुए लो प्रोफाइल रखा था। लेकिन हर कोई जानता था कि वह एक ताकत है। जैद को एहसास हो गया कि इस बार अनामिका कुछ भी करने से नहीं रुकेगी। उसकी आंखें काली पड़ गईं। फिर उसने हाथ हिलाकर गिरोह के सदस्यों को इधर उधर होने का आदेश दिया। अनामिका, क्या तुम सच में वहां जाना चाहती हो? मैं पहले ही बता दूंगी, अंदर का व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम खिलवाड़ कर सको। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बात का पछतावा नहीं होगा। जैद ने उसे एक ठंडी मुस्कान दी। अनामिका ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। जैद के व्यवहार का मतलब था कि अंदर वाकई कुछ परेशानी थी। आखिर वह कौन व्यक्ति था जिसे ब्लू स्टार क्लब इतना महत्व देता था? क्या इस शहर में कोई ऐसा है जिसे मिस्टर कपूर भी नाराज न कर सके? अगर वो इस शहर से नहीं थे, तो क्या वे शहर के बाहर से आए थे? अगर वे वाकई किसी बाहरी शहर से थे, तो यह वाकई परेशानी वाली बात हो सकती है। हालांकि जब अनामिका ने अर्जुन की ओर देखा,
तो उसके दिल की चिंताएं गायब हो गईं। अगर मिस्टर कपूर है तो वो इस स्थिति पर काबू पा सकते थे। यह विचार सुनकर अनामिका ने झुंझलाते हुए कहा, बकवास बंद करो और आगे बढ़ो। जैद ने तिरछी मुस्कान के साथ देखा और कुछ नहीं बोली। अर्जुन उसके पीछे पीछे चला गया, जबकि अनामिका उसके पीछे पीछे चली गई। उसी समय अनामिका ने चुपचाप अपना फोन निकाल लिया और हेड मिस्टर कपूर को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। जल्द ही वे तीनों क्लब के सबसे बड़े वीआईपी कमरे में पहुंच गए। राजसी बड़ा सुनहरा दरवाजा शानदार और आलीशान लग रहा था, लेकिन अर्जुन के पास इसकी प्रशंसा करने का दिल नहीं था। अभी वह केवल अनिका के बारे में सोच रहा था। प्लीज वो सुरक्षित रहें। अर्जुन ने अपना पैर उठाया और दरवाजे पर जोर से लात मारी। धम्म, दरवाजा खुल गया। जैद दंग रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह लड़का खिलौना इतना बर्बर और अनैतिक होगा। वह निश्चित रूप से अपने बॉस को बाद में उसकी देखभाल करने के लिए बुलाएगी। कमरे के अंदर बज रहे तेज संगीत ने दरवाजा खटखटाने की आवाज को दबा दिया। रंग बिरंगी चमकती रोशनी के कारण ये देखना मुश्किल हो गया कि अंदर क्या चल रहा था। वहां पुरुषों और महिलाओं की भीड़ थी, जो नंगे बदन शराब पी रहे थे, खेल खेल रहे थे और मस्ती कर रहे थे। टैप, अर्जुन ने दीवार पर लगे स्विच को दबाया और अचानक पूरा कमरा जगमगा उठा, जिससे कई घिनौनी हरकतें सामने आ गईं। कमरे में रहने वाले लोग चीखने लगे और उन्होंने हड़बड़ाहट में फर्श से अपने कपड़े उठाए। अर्जुन ये दृश्य देखकर अवाक रह गया। उसने जल्दी से कमरे में चारों ओर नजर घुमाए और अनिका की मौजूदगी की तलाश की। अनिका कहाँ है? वह कहाँ है? तभी कमरे के अंदर से एक शत्रुतापूर्ण आवाज गूंजी। अनामिका शाह, ये तुम्हारे बॉस का क्षेत्र नहीं है। तुम जैसी कुतिया यहाँ अपने बॉय टॉय के साथ हंगामा मचा रही हो, इसका मतलब है कि तुम मेरा अपमान कर रही हो। सीढ़ियों से नीचे कहीं सोफे पर एक आदमी बैठा था, जिसका चेहरा चौकोर था, भौहें त्रिकोणीय थीं और दाढ़ी थी। उसका चेहरा काला था। यह आदमी था यानी ब्लू स्टार क्लब का मालिक। वह भूमिगत दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था। वह अनामिका को घूरता रहा, अर्जुन के अस्तित्व को पूरी तरह से अनदेखा करता रहा। अनामिका वास्तव में मिस्टर कपूर की विश्वासपात्र बनने के योग्य महिला थी। वो आदमी लंबे समय से अनामिका का स्वाद लेना चाहता था। उसके जैसे पुरुष उसके जैसी ताकतवर महिलाओं को जीतने के शौकीन थे। इससे उन्हें रोमांच का एहसास होता था। पूरा कमरा 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। सीढ़ियों के ऊपर एक और हिस्सा था, जो मोतियों के पर्दों से ढका हुआ था, और उन पर्दों के बीच से कुछ लोगों की छाया दिख रही थी। ये वह कमरा नहीं था जिसमें अनिका पहले ठहरे थे। इस क्लब के मालिका को पता था कि आज उनके पास एक मूल्यवान अतिथि है, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से उनके पास आए और उन्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट देने की पेशकश की। अनामिका की आवाज ठंडी लग रही थी जब उसने कहा, देखिए मिस्टर वर्मा, हम यहाँ किसी के लिए हैं। हमें उम्मीद है कि आप उसे सौंपने की पहल कर सकते हैं। तभी अचानक मोतियों के पर्दों के पीछे से एक वीरान तीखी आवाज आई। आवाज में स्पष्ट रूप से असहायता थी। आह नहीं, चले जाओ अनिका। अर्जुन एक पल में भड़क गया, आवाज की दिशा में देखते हुए। लहराते हुए मोतियों के पर्दे के पीछे 2 आदमी एक महिला को बुरी तरह घसीट रहे थे और उसके शरीर से कपड़े फाड़ रहे थे। भाड़ में जाओ, अपने गंदे हाथ हटाओ। जो भी ड्रैगन की नस को छूता था उसे मरना पड़ता था। एक पल में अर्जुन की आंखें लाल हो गईं। वह जोर से चिल्लाया, 2 कांच की बोतलें उठाईं और सीढ़ियों से ऊपर भागा। मिस्टर वर्मा को अभी प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला था कि उसने एक छाया को अपने पास से उड़ते हुए देखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हरकत करे? मैं अनिल वर्मा हूँ, वह आदमी जिसे हर कोई जब भी मुझे देखता है तो अभिवादन करता है, लेकिन ये लड़का खिलौना बस आगे बढ़ गया और कार्रवाई की। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसके पीछे से 2 जोरदार आवाजें गूंजीं, सरल और कठोर। अर्जुन ने अपने हाथों में पकड़ी शराब की 2 बोतलें उस गंजे आदमी के सिर पर पटक दी। जैसे ही बोतलें टूटी, खून में मिली लाल शराब फर्श पर बहने लगी। आह! पूरे कमरे में 2 चीखने वाली आवाजें गूंज उठीं। वो दोनों तुरंत जमीन पर गिर पड़े, अपने सिर पकड़े हुए। उनकी उंगलियों के बीच से खून बह रहा था। ये भयानक था। अर्जुन ने सोफे से कोट उठाया
और उसे वीन के शरीर पर लपेट दिया जिसकी शर्ट फट गई थी। उसने उसे अपनी बाहों में कसकर गले लगाया और उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं, प्रिय, मैं यहाँ हूँ। अनिका घबराहट और असमंजस की स्थिति में थी। वह अर्जुन की बाहों में संघर्ष करती रही, चीखती रही और उसके आंसू बहते रहे। फिर उसने अर्जुन के हाथ पर बुरी तरह से काट लिया। अर्जुन ने दर्द सहन किया और अनिका को कसकर गले लगाया, क्योंकि उसके अंदर का क्रोध आसमान में छेद करने की धमकी दे रहा था। आह, वो, अनिका ने सिसकते हुए कहा। आखिरकार उसे होश आ गया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और आंसू भरी आंखों से अर्जुन को देखी और बुदबुदाई, अर्जुन। उसका नाम पुकारने के तुरंत बाद अनिका बेहोश हो गई। अनामिका दौड़कर आई थी। एक नजर डालने के बाद उसने उत्सुकता से कहा, मिस्टर कपूर, चलो पहले बाहर चलते हैं और मिस शर्मा को अस्पताल भेजते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने अनिका को दुल्हन की तरह उठाया और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी अनिल उनके रास्ते में आ गया। वह धीमी आवाज में गुर्राया, चले जाओ। अनामिका, तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी जगह है? तुमने मेरे कीमती मेहमान को पीटा और अब तुम यहाँ से जाना चाहती हो। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं। उसके बोलने का इंतजार किए बिना अनामिका ने सख्ती से जवाब दिया, अनिल वर्मा, ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे डरती हूँ। क्या तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत भी करोगे? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मिस्टर कपूर तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं? तुम, अनिल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। बेशक, उसने अनामिका पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह मिस्टर कपूर की अनुयायी थी। उस पर हाथ उठाने का मतलब था कि मिस्टर कपूर के चेहरे पर तमाचा मारना। इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हालांकि, उसके कीमती मेहमानों पर उसकी आंखों के सामने ही हमला किया गया था। अगर यह बात बाहर आ गई, तो अनिल वर्मा शहर में अपनी प्रतिष्ठा खो देगा। भाड़ में जाओ, आज कोई नहीं जा रहा। एक आदमी, जिसका सिर पहले ही फट चुका था, अब कांपते हुए उठ रहा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसका हाव भाव भयावह था जब वह दहाड़ते हुए बोला, अनिल, उस आदमी को पकड़ो। मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। अनिल जल्दी से आया और आग्रह किया, मिस्टर भट्ट, वे मिस्टर कपूर के लोग हैं। मिस्टर भट्ट ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर कपूर, वह खुद को क्या समझता है? उसके बोलने के कुछ ही देर बाद अचानक धमाका, कमरे का दरवाजा फिर से लात मारकर खोला गया। काले सूट पहने कुछ हत्यारे अंदर घुस आए। एक पल में कमरा लोगों से भर गया। अनिल के चेहरे पर ठंडक छा गई और उसके माथे से पसीना बहने लगा। वह कमरे के दरवाजे की ओर स्थिर दृष्टि से देखने लगा। एक आकर्षक व्यक्ति, पूरा सफेद सूट और सफेद जूते पहने, सफेद सज्जन व्यक्ति की पोशाक पहने और मुंह में सिगार लिए, सबकी आंखों के सामने कमरे में दाखिल हुआ। जो कोई भी मिस्टर कपूर पर हाथ उठाता है, वह मेरा अपमान करता है। कबीर रनावत, भूमिगत का राजा, एक प्रभावशाली व्यक्ति जो शहर में प्रसिद्ध था। अनिल, जो पहले अपने आप में बहुत मस्त था, अब एक उदास भाव के साथ अपनी जगह पर जड़वत खड़ा था और कबीर को अंदर आते देख भयभीत महसूस कर रहा था। भाई कबीर, तुम इतने सारे लोगों को मेरे प्रतिष्ठान में क्यों लाए? अनिल का चेहरा बहुत खराब लग रहा था। वह चुपचाप अपने दांत पीस रहा था, क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। क्या वह कबीर के खिलाफ जा सकता था? जवाब स्पष्ट रूप से नहीं था। हालांकि, कबीर ने अनिल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, कभी भी उसे एक नजर भी नहीं देखा। इससे अनिल गुस्से से भड़क गया। मैं अभी भी इस शहर की भूमिगत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक हूं। यह आदमी बहुत ही अपमानजनक है। इसके बाद जो हुआ, उसे देखकर कमरे में मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। भले ही अनामिका को अर्जुन की पहचान के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से ये सब देखा तो वह सदमे से भर गई। कबीर अर्जुन के पास गया, अपनी सज्जनता वाली टोपी उतारी और फिर उसे झुककर प्रणाम किया, बहुत सम्मान और विनम्रता दिखाते हुए। मी कपूर, देर से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये युवक बूढ़े जॉर्ज का यंग मास्टर था, इसलिए वह कबीर का भी यंग मास्टर होगा। अर्जुन शांत था, केवल हल्के से सिर हिला रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। बेशक, कबीर सीधा खड़ा हुआ और अपनी आंखों में एक गहरी चमक के साथ अनिल को घूरने लगा। अब तक, अनिल अवाक रह गया था। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि
भूमिगत राजा एक छोटे से लड़के के प्रति इतना सम्मान कैसे दिखा सकता है? आखिर क्या चल रहा था? लेकिन अनिल मूर्ख नहीं था। एक पल में, उसने समझ लिया कि वह युवक किसी विशिष्ट पहचान वाला व्यक्ति होगा। उस समय, कबीर उदास भाव से अनिल को घूर रहा था। थप्पड़। शक्तिशाली ताकत के साथ, कबीर ने अनिल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। अनिल अविश्वास से कबीर को घूरता रहा। उसने उस आदमी को जहरीली नजरों से घूरा और दांत पीसते हुए कहा, कबीर राय, क्या तुम लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? अनिल के चेहरे पर कोई शोर नहीं था, लेकिन एक क्रूर भाव था। लड़ाई शुरू करो। कबीर ने हंसते हुए उस आदमी को सीने पर जोरदार लात मारी। फिर, अपने सफेद जूतों के तलवों से उसने अनिल के चेहरे पर कदम रखा। और क्या तुम अपने जैसों के साथ मुझसे जीत सकते हो? जैसा कि भूमिगत राजा से अपेक्षा की जाती है, उसका दृष्टिकोण हमेशा प्रभुत्वपूर्ण और क्रूर होता था। वह अनिल के प्रति कभी कोई सम्मान नहीं दिखाता था, बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाता था मानो अनिल एक छोटा सा बदमाश है। कबीर ने अनिल को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, आज, जिसने भी मिस्टर कपूर को नाराज किया है, उसका नाम मेरी हिट लिस्ट में है। तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। उसके बोलने के तुरंत बाद, कबीर द्वारा लाए गए लोगों ने अनिल के सभी लोगों को जमीन पर दबा दिया। एक के बाद एक, भयानक चीखें उठीं और गिरीं। तभी, मोतियों के पर्दों के पीछे से एक तीखी पूछताछ की आवाज आई। रे ने अपने खून से सने सिर को रुमाल से पकड़ते हुए मोतियों के पर्दों को गुस्से से खोला और दहाड़ते हुए बोला, तुम कबीर राय हो? तो तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझ पर भी हाथ डालोगे? रे उबल रहा था। वह यहाँ सिर्फ किसी औरत के साथ खेलने आया था, लेकिन इसके बजाय उसका सिर फट गया। अनिल, जो अभी भी जमीन पर था, उदास होकर मुस्कुराया। भाई कबीर, मुझे ये याद न दिलाने के लिए दोष मत दो कि मिस्टर रे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम अपमानित कर सको। भले ही तुम इस शहर में बहुत प्रभावशाली हो, मिस्टर रे गोल्डन सिटी से हैं। उसके सामने, तुम कुछ भी नहीं हो। मिस्टर रे, गोल्डन सिटी से। कबीर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। सीढ़ियों के ऊपर खड़े आदमी की ओर देखते हुए उसका पैर और जोर से दबा। कबीर की उलझन को समझते हुए, अनिल जल्दी से रेंग कर रे के पास गया। उसने जल्दी से खुद को सीधा किया, अपना सूट ठीक किया, और जेफरी के कोटटेल पर सवार होकर कहा, भाई कबीर, यह मिस्टर रे है, जो गोल्डन सिटी में टना के अस्पताल का प्रतिनिधि है। वह प्रोफेसर हेनरी टना का भतीजा भी है। अनिल आखिरी वाक्य को लगभग जोर से चिल्ला रहा था, जैसे उसे डर था कि कोई उसे सुन न ले। धप। जेफरी को देखते ही कबीर की पुतलियां सिकुड़ गईं, अब तक उसका गुस्सा लगभग खत्म हो चुका था। वह आदमी प्रोफेसर हेनरी टना का भतीजा था।